नेहरू जी से एक गलती हुई, और मैं बार बार कहता हूं, जब पता था कि आरएसएस किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्रश कर देना चाहिए था। जो एंटी नेशनल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंदिरा जी से भी गलती हुई। इंदिरा जी के पूरे पीछे पूरा षड्यंत्र करने में आरएसएस सीआईए सब था। उनको क्रश करना चाहिए था, इनको बैन करना चाहिए था। राजीव गांधी से भी गलती हुई, इनको बैन करना चाहिए था। आप 54 साल तक सत्ता में रहे, अगर इसको बैन नहीं किए, आज उसका खामियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। ये खाली रोटी का सवाल नहीं है, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये सिर्फ रोटी का सवाल नहीं है, ये सवाल डिग्निटी का है, सेल्फ रिस्पेक्ट का है, प्राइड का है। और सबसे आखिर दलित सबसे गांव के बाहर क्यों है कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को रौंद दिया गया है, सेल्फ रिस्पेक्ट को रौंद दिया गया है। मैं समझता हूं आरएसएस बीजेपी चाहती है कि जाति बढ़े, जातिवाद बढ़े, समुदायवाद नहीं बढ़े। अंबेडकर ने कम्युनिटी क्रिएट किया था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, कि जातिवाद अगर बढ़े और जातियों में सामंजस्य हो, एकता हो, तो उसका एक सकारात्मक पहलू हो सकता है। लेकिन रिसेंट ऑब्जर्वेशन सब जो हैं उसको देखेंगे। मैं दलित जातियों की बात कर रहा हूं, मैं दलित समुदाय में पैदा हुआ हूं, इसलिए अपने समुदाय की बात ज्यादा करूंगा कि दलितों में भी जातिवाद, अंबेडकर का मिशन स्टेटमेंट था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश। दलित जातियों में भी जातिवाद बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जातियां आपस में ही मुठभेड़ कर रही हैं, यह सवाल है। कहीं आप जाके देखिए, बिहार में चमार और दुसाध दो पुल पे खड़े हैं, कहीं खटिक जाटव, कहीं वाल्मीकि, दोनों। हरियाणा का तो हमने देखा अभी वर्गीकरण वाले सवाल पर एकदम आपस में आमने सामने, ऐसा लगा कि मारपीट करने के लिए उतारू है। माल मदिका, महार मांग चमार, और अम्बेडकर के जमाने में भी कॉन्फ्लिक्ट था वहां पे। अम्बेडकर ने बहुत इसको एक तरह से एक अम्ब्रेला में लाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। लगातार महाराष्ट्र में कई बार मैं जाता हूं, महारों की सभा है तो दूसरे कम्युनिटी के लोग नहीं आते। तो हमारी ये समझ है कि जाति के साथ साथ सामुदायिक पहचान, क्योंकि आरक्षण किसी को मिला है तो जाति के नाम पर नहीं मिला, समुदाय के नाम पर मिला है, ये क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है। तो जिस तरह की बोली भाषा और जिस तरह के लोकोक्ति का इस्तेमाल होता है, उसमें एक तरह से जातीय सर्वोच्चता का भी कई बार दम होता है, और इसके साथ रेसिस्टेंस, जैसा कि मैंने कहा, एक खास जाति से उम्मीद की जाती है, इवन मुहावरों के थ्रू भी, कि एक खास जाति से उम्मीद की जाती है कि वो खास तरीके से व्यवहार करे, खास तरीके से प्रणाम करे, खास तरीके से अपने आप को पेश करें। मैं अभी बोध गया में था पिछले साल, वहां मैं गया तो एक भंते जी से मैंने नमस्ते किया, तो भंते जी बोले कि आपने प्रॉपर तरीके से नमस्ते नहीं किया है। तो मैं बाद में समझा प्रॉपर तरीका क्या होता है। तो मुझे किसी ने समझाया कि भंते के चरणों में झुककर ऐसे माथा टिका के जब आप करेंगे ना, तब वो प्रॉपर तरीका होता है। तो मैंने कहा यही अम्बेडकर बात है क्या? हर जगह मतलब जिस तरह से पूरा फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, सब एक फ्यूडल आइलैंड हर जगह बन रहा है जातियों के नाम पर। तो इसलिए मेरा मानना है कि रेसिस्टेंस, और सबसे बड़ी बात दलितों की लड़ाई, चाहे वो सांकेतिक हो, मुहावरे में हो, चाहे किसी तरह का हो, वही आदमी लड़ सकता है जो ईमानदार हो। ईमानदार मतलब इंटेलेक्चुअली भी, फाइनेंशियली भी। बेईमान लोग नहीं लड़ सकता है लड़ाई, क्योंकि इसके लिए मोदी के पास ईडी सीबीआई है, चुप बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। तो ईमानदार लोग जब तक नहीं रहेंगे तब तक नहीं लड़ेंगे। कुछ मैं जो चलता है ये बिहार उत्तर प्रदेश में पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा आनंद भी आएगा, देखेंगे कैसे है। एक तो चलता है पूरा, इसमें क्लास भी आता है कि गरीब के मेहरारू और गाँव भर के भौजाई, इसमें कास्ट नहीं क्लास है, इसमें कास्ट है और क्लास दोनों है।
कर्पूरी जी ने जब आरक्षण लागू किया तब कर्पूरी जी पे क्या बना? कर कर्पूरी काम पूरा, गद्दी छोड़ उठा अस्तूरा। ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की माई भी आई। जो लोग ये नारा बना रहे थे वही आज वैसे ही सोशल फोर्सेस उनको भारत रत्न दिया। कोऑप्शन कैसे होता है ये जरा देखिए। अब जरा अहिर पे कैसे कैसे बनाते हैं। अहिर मिताई तब करे जब सब मित मर जाए। अहिर मिताई तब करे जब सब मित मर जाए। अच्छा ठीक है, जात ऐड कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, मीत मतलब मित्र के सेंस में है, जात नहीं कि सारे मित्र उसके जब मर जाते हैं तब वो मित्र बनाता है, ये है सेंस इसका। जादो कितना पढ़ ले पिंगल, रहिए तीन गुण बहीन, उठल बैठल बोलल लिए विधाता छीन। जी अहिर गडेरिया कुर्मी चोर, धर सारे के टंगरी तोड़। सारे मतलब यहाँ सार भी बोला जाता है ना साले को, तो गाली के सेंस में। जाट मरा तब जानिए, इस गुर्जर पे भी होगा भाटी साहब। जाट मरा तब जानिए जब ते रवि हो जाए, करिया बाभन गोड़ चमार तेकरा संग न उतरे पार। लस्सा लुस्सी लगा, रेसिस्टेंस का है, लस्सा लुस्सी लगाई के ठगत जात भूमियार। एक रेसिस्टेंस का और तिलक तराजू और तलवार, इनको ये रेसिस्टेंस का स्लोगन सब था जो कि बसपा के इमरजेंस के साथ ये सब आया। उसके पहले भी था कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, ये रेसिस्टेंस का लैंग्वेज है। गोरी कलाई मतलब ये अपर कास्ट से सिंबलाइज कर रहा है कि खाली अब लोअर कास्ट लोग धान नहीं बोएंगे, विजय जी को भी चलना पड़ेगा उधर बोलने के लिए। देखिए क्या क्या लोग बनाते थे। चप्पल पर चमैन सैंडल पे धोबनिया। चप्पल पर चमैन मतलब चप्पल पहने हुए चमार महिला, सैंडल पर धोबनिया, हाय मोरे रामा बदल गई दुनिया। तो ये सब आप लोगों की देखेंगे, मुहावरे देखेंगे, तो इसमें क्या है, इसमें आपको आपके सेल्फ रेस्पेक्ट डिग्निटी को एक तरह से ध्वस्त करने का ये सब पूरा वेपन है। तो इसकी लड़ाई आप हथियार से नहीं लड़ सकते, इसकी लड़ाई हथियार से नहीं लड़ सकते हैं। आपको अपने हिसाब से इंटेलेक्चुअली साउंड, एकेडमिक इस तरह के स्लोगन्स बनाने पड़ेंगे। और जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद बात खत्म कर रहा हूँ। साइंस कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी थोड़ा सा स्पेस रहता है क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब लोग पढ़ते हैं, तो कुछ मार्क्सिस्ट मिलेंगे, सोशलिस्ट मिलेंगे, कुछ तरह तरह के लोग मिलेंगे, तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल स्पेस रहता है बातचीत करने के लिए। लेकिन मेडिकल कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, मैनेजमेंट में इस तरह का स्पेस नहीं होता है। तो वहाँ पे शेड्यूल कास्ट को, जैसे पायल तड़वी, चाहे आप रोहित बुमला, सब लोग का केस आपके सामने है। यहाँ एक प्रचलित वर्ड है शेड्यूल कास्ट, शड्डू बोलना। तो जब मंडल 2 के टाइम हम लोग एम्स में थे तो हमें पता लगा कि भाई इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो धीरे धीरे जब सोशल मीडिया पर आए तो हमने कहा कि इसका एकदम संस्कृताइज काउंटर आर्गुमेंट डेवलप करना चाहिए, सम्मान वाला। तो कुछ नहीं, एक वर्ड निकाला, जनऊ लीला। जनऊ लीला, क्या जनऊ लीला कर रहे हैं? और यकीन मानिए जो ये करते हैं जनऊ लीला, उसके मुंह पे जनऊधारी और जनऊ लीला बोल दीजिए तो उनसे अंदर से तिल मिला जाता है, क्योंकि इससे ये जनऊ सिर्फ थ्रेड नहीं है, ये कई तरह के जनऊ होते हैं। ब्राह्मण के लिए अलग होता है, क्षत्रिय के लिए अलग होता है, वैश्य के लिए अलग होता है। हाँ, कितने धागे होंगे, कौन सा कलर होगा, हाँ, ये सब पूरा पॉलिटिक्स है। तो ये बोल दीजिए ना तो अंदर से तिल मिलाता है। तो हमारी भाषा एक संयमित भाषा होनी चाहिए, लेकिन एक एक आइडियाज़ को डेवलप करने में वर्षों लगते हैं, तब जाके वो आइडिया डेवलप होता है। इसलिए संकट गंभीर है। अभी सीधे साधे शब्दों में आरएसएस संघ परिवार का हमला भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान पर है। और 26 नवंबर को जब संविधान अंगीकार किया गया था, 30 नवंबर को ही ऑर्गेनाइजर ने आर्टिकल छाप दिया था। इससे पहले मनुस्मृति का कुछ नहीं है, इसमें मनुस्मृति का, इसमें भारतीयता नहीं है, ओल्डेस्ट संविधान है, तमाम तरह की बातें।
और नेहरू अंबेडकर के पुतले 12 दिसंबर 1949 को फूके गए थे। नेहरू भवन में हूँ, एक बात कहते कहते मैं चलता हूँ। अंबेडकर ने 1952 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि आरएसएस, हिंदू महासभा और जनसंघ जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। गांधी की हत्या किसने की सब जानते हैं। आरएसएस क्यों बना, नेहरू भी जानते थे, गांधी भी जानते थे, सब लोग जानते थे। अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि हिंदू राष्ट्र अभिशाप होगा, और आज दलित राजनेता हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं, समाजवादी भी ढो रहे हैं। बहुत सारे समाजवादी जनता पार्टी से निकले, तो आज हिंदू राष्ट्र समाजवादियों और कथित अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के तांडव मचा रहा है। ये है रियलिटी, कि ऐसे लोग जो डरे नहीं हैं, झुके नहीं हैं, बिके नहीं हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं और जिनका लाभ जिन लोगों को होना है, वहाँ पर ऐसे लोगों के लिए न कोई स्पेस है, न प्रोटेक्शन है। और इसीलिए जो चुनौती हमारे सामने है वो ज़्यादा विकराल होते जा रही है। आज मुझे पता लगा कि आपदा में अवसर सिर्फ मोदी जी नहीं उठाए हैं, रफ भी उठाई हैं, और जावेद भी उठाया है, और मैंने भी उठाया है। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था उसी दरमियान मैंने वो यूट्यूब खोला था अम्बेडकर नामा, और अम्बेडकर पढ़ना शुरू किया था। और पढ़ते पढ़ते फिर आइडिया आया कि इसको थीमेटिक करके सीरीज निकाली जाए। तो आजकल वीडियो कम है, किताब पे ज़्यादा काम चल रहा है। तो एक किताब आ चुकी है धर्मांतरण, दूसरा इस महीने आना है, इस साल के अंत तक एक और किताब आएगी अम्बेडकर के ऊपर ही थीम बनाकर। तो अच्छा है कि हम लोग भी आपदा में अवसर निकाल लिया, और हमारे जैसे कई साथी होंगे। मुझे ये भी लगा, मैं ख़ास तौर से रफ के लिए कह रहा हूँ कि बहुत शानदार होस्ट हैं, बहुत बढ़िया खाना खिलाती हैं, और लेकिन ये पढ़ने के बाद मुझे लगा कि उससे ज़्यादा शानदार, जावेद को कम क्रेडिट दे रहा हूँ कि उससे शानदार रिसर्चर हैं, और भाषा का फ्लो और लैंग्वेज पे जो कंट्रोल है बहुत ही शानदार है, जितना मैंने पढ़ा है कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और इतिहास का छात्र होने के नाते जब मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो सबसे पहले देखता हूँ रेफरेंस फुटनोट्स है कि नहीं, कि कथा तो नहीं लिखा गया है। तो आपके सामने एक शानदार किताब उपलब्ध है, जिसमें रेफरेंस है कि कहाँ से कौन सी बातें कही गई हैं, सारा संदर्भ आपको मिलेगा, और फुटनोट्स के अलावा बिब्लियोग्राफी भी इसमें लिखा हुआ है, किन किन किताबों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए शानदार किताब के लिए पुनः बधाई। बहरहाल जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये बहुत कठिन काम था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रफ और जावेद हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जानते होंगे, और इन्होंने जो संकलन किया है पूरा, कि कश्मीरी, हिंदुस्तानी, राजस्थानी, हरियाणवी, गुजराती, पंजाबी, भीली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, गढ़वाली, मराठी, हल्बी, बिहारी, बंगला, असमिया, उड़िया, मुंडा भाषा परिवार, तिब्बती वर्मी परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, मतलब इतनी बोली और भाषाओं में किस तरह के लोकोक्ति, मुहावराएं, कथा है, मतलब इस तरह के हैं, उसका संकलन करना एक इतिहास के छात्र होने के नाते मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन काम होता है, और जिसको सफलतापूर्वक इन्होंने किया है। इसलिए सब लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए। तो कंक्लूजन से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि बहुत ही इसमें मेहनत किया गया, इसलिए 4 वर्ष लगे। और इसमें सिर्फ लैंग्वेज, बोली नहीं है, इसमें रीजन और सोशल मैपिंग भी है ना, कि रीजन्स, किस रीजन में किस कम्युनिटी पे ज़्यादा लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं। तो इस हिसाब से बेहतरीन किताब है। और सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि ब्राह्मण समुदाय पर बहुत सारे लोकोक्तियाँ, कथाएँ और कार्टून भी बहुत बनते हैं, और इसका कारण मैं समझता हूँ कि एक नेशनल प्रेजेंस है ब्राह्मण समुदाय का, इसलिए हर जगह तेलुगु में ही मिलेगा, द्रविड़ में मिलेगा। द्रविड़ में तो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट बहुत ज़्यादा ही रहा है। तो इस तरह की बात है। और सबसे इंटरेस्टिंग, आजकल हेमंत बिस्वा शर्मा को देखकर लगता है, इन्होंने जो तथ्य यहाँ पर पेश किया है कि हरियाणा में मुस्लिम को लेकर जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं अपेक्षाकृत कम हैं, और असम में जहाँ के शर्मा हैं, जिनका मुंह खोलते मुसलमान मियाँ से के अलावा कुछ नहीं निकलता है,
वहाँ पे मुसलमानों को लेकर जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं वो कम हैं। ट्राइबल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट, वहाँ पे कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा हमारे हिंदी पट्टी में है, हिंदी पट्टी में। मैं ऐसे ही संस्कृत साहित्य में देख रहा था कि क्या उसमें भी इस तरह का, शायद आपने देखा हुआ टेक्स्ट, एक किताब ही अभी आई है, मैंने देखा, साहित्य का लोकतंत्र, संस्कृत ग्रंथों में गाली, धिक्कार और फटकार। तो उसमें भी कई तरह के वर्ड मैंने आइडेंटिफाई किए। ये किताब लिखी गई है राधा वल्लभ त्रिपाठी, और उनकी यूट्यूब पे भी वो बोलते हैं, मैंने सुना है कि उसमें भांड, मूर्ख, दास्यापुत्र, दुर्बुद्धे, धूर्त, क्लीब, वृथाकार, अबुद्ध, नीलाजरा, अंध, दुष्चरित्र, रंडा, निर्लज, वृषल, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संस्कृत साहित्यों में भी हुआ है। और हम थोड़ा सा बोलेंगे कि हिंदी पट्टी में हमारे इधर बिहार, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में किस किस तरह की लोकोक्तियाँ, मुहावरे हैं, और उसका सोशल डायमेंशन क्या है। इवन आप संस्कृत साहित्य को भी पढ़ें, कालिदास को पढ़ें, तो एक खास तरह के कैरेक्टर से, एक खास तरह की भाषा बोली की अपेक्षा की जाती है, और एक खास तरह के अभिजात कैरेक्टर से वो संस्कृत बोलता है और इनके कैरेक्टर्स प्राकृत बोलते हैं। उसी तरीके से जो मुहावरे हैं, इसका गाली का भी समाजशास्त्र है, मुहावरों का भी समाजशास्त्र है, उसका भी एक सोशल डायमेंशन है। और सिर्फ यही नहीं, नाम का भी समाजशास्त्र है। आप देखेंगे खास कम्युनिटी, जाति के व्यक्ति का नामकरण जो होता है, मंगरू, ढुराई, इतवारी, सुमारी, इस तरह के नाम रखे जाते हैं। पांत मतलब गांव में अगर भोज खाने गए होंगे तो जात के हिसाब से पांत लगती है, पांत, जात पांत। और डॉक्टर अंबेडकर ने सही लिखा है कि हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण टोला। तो ये जो नाम, भाषा, बोली, लोकोक्ति, मुहावरे हैं, इसमें ऑपरेशन है एक तरह का, एक तरफ उसमें ह्यूमिलिएशन है, लेकिन अगर है तो उसके साथ साथ आपको रेसिस्टेंस भी मिलेगा, प्रतिरोध भी। शायद ज़्यादा बताएंगे, हम किताब अगर पढ़ेंगे तो उसकी समीक्षा बाद में करेंगे। लेकिन हमने व्यक्तिगत अनुभव से ये महसूस किया है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, हिंदू कॉलेज में, और जिस ज़माने में हम स्टूडेंट थे, योगेंद्र जी पढ़ाते थे, उस ज़माने में बहुत मुश्किल था कोई दलित और बैकवर्ड कम्युनिटी का आदमी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यूनिवर्सिटी में चल पाए और रह पाए। रेयरली इक्के दुक्के बिरले होते थे। तो इसमें रेसिस्टेंस है। और आशुतोष जी अभी बात कर रहे थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच अम्बेडकर हाईलाइटेड,